राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल वर्मा जी। सर, आज आप जनता के लिए क्या विषय लेकर आए हैं? ऐसा है, आज का विषय है, इस टाइम जो है सरकार को लेके लोग क्या महसूस करते हैं, कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियां रही हैं, तो सरकार की अपनी व्यवस्थाएं, अपनी समस्याएं, अपनी अपेक्षाएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा तो पंजाब को कभी एक नंबर का स्टेट माना जाता था। पंजाब के साथ सारी चीज़ें तय करते एक पंजाब के बाद दूसरा नंबर किसका है, लेकिन आज हम आर्थिक तौर पे पंजाब से आगे हैं और उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था हमारी सक्षम नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। और किसी भी प्रदेश के विस्तार में सबसे ज़्यादा विकास में रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और उद्योग जो है ना उस स्पीड से, उस हिसाब से नहीं लग पाए हैं, और उसमें पॉलिसीज़ का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या मतलब कहने का बिजली के रेट्स वगैरह की बात भी आ सकती है, लैंड की बात भी आ सकती है, इलाके एरिया की बात भी आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो ना अभी ये सरकार उस ढंग से नहीं चला पाई है, और यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता के तौर पे हर विषय पे सरकार को घेर लेते हैं, और अब क्योंकि मजबूत विपक्ष है तो सरकार को अपनी कार्यशैली में सुधार भी करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर। हाँ जी, कि सरकार जो लॉकडाउन की स्थिति से वो भर पाएगी या लोगों की समस्याएं हल कर पाएगी? देखो, ऐसा है, क्योंकि ये कोई आज की 2 दिन की 10 दिन की बात नहीं है। अब तो एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया, कल प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हमें अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, और इसी तरीके से अब सरकारों को भी अब समय और व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाने के लिए अपने आप को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब आप देखो कि अगर हम शादी भी करेंगे ना, अब यूं थोड़ा करेंगे कि भाई 500 आदमी दे दो, नौंदा आ जाओ भाई। अब तो यूं देखना पड़ेगा, जिन बिना काम नहीं चलता ना, वो थोड़े से ले आओ और अपना कर आ गए एक आने। क्यों जी? नहीं, चलो ये तो एक अच्छी बात है, पहल है। अगर इस शैली को अपना लिया जाए जो अब लॉकडाउन के दौरान था कि 10 आदमी 20 आदमी, तो कुछ माँ बाप जो गरीब माँ बाप हैं वे बच जाएंगे, कर्ज से भी बच जाएंगे और मानसिक तनाव से भी बच जाएंगे, अगर ये पहल चल जाए तो। देखिए कुछ अच्छी भी चीजें निकल के आई हैं लॉकडाउन से, कुछ बुरा भी हुई है। लॉकडाउन से कुछ चीजें बहुत क्लियर हुई हैं। एक तो लोगों में ये बात आई है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलना चाहिए। प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे या हम उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो हमें डंडा मार के भी लाइन पे लाएगी। दूसरी बात, वहाँ बैठ के लोगों ने ये भी महसूस किया है कि ये एक छूत की बीमारी है, और छूत की बीमारी से एक दूरी बना के बचा जा सकता है, उससे सावधान होकर बचा जा सकता है, उसके जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके बचा जा सकता है। एक बात कई लोगों ने महसूस की है कि हम सारा दिन भागे दौड़े फिरते हैं, बस साल में 2-4 दिन तो इसे जरूर होने चाहिए कि भाई हम अपना आराम से बैठे। बिल्कुल नहीं, ये देखा गया है कि लॉकडाउन में अभी जो ये कोरोना के उसकी स्थिति चल रही है, इसमें गांव के लोग कम भयभीत हैं, शहर के लोग ज्यादा हैं। देखो, तो इसका कहीं ना कहीं कारण अभी आपने बताया कि प्रकृति से जुड़े रहना, यही तो नहीं है? क्योंकि गांव के लोग प्रकृति से ज्यादा जुड़े रहते हैं। एक और बात है जी कि ये बीमारी भी वीआईपी लेवल के लोगों में, बड़े लोगों में, पहले जो विदेशों में जाने वाले, हवाई जहाजों में आने वाले जाने वाले, इनसे तो आई, और वो इफेक्टेड भी शुरू में वही रहे हैं जी। तो खबरें कहाँ से आई हैं? मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, दिल्ली से, बम्बई से, इंदौर से, मतलब इस तरह की जगह से। अब अगर हम यहाँ भी देख लेना, चंडीगढ़ में और पंचकुला में कितना फर्क है। मतलब ये लेवल, ये जो है ना, आप देखो गांव का आदमी एक तो उसके वो सक्षम होता है शारीरिक तौर पे, और यही नहीं, वो मानसिक तौर पे भी सक्षम होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि एक बार वो लड़का था, वो उसमें हॉल में गिर गया था, प्रिंस से, और वो इतनी देर तक जिंदा रहा। मतलब गांव के बच्चे क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जीने के आदी होते हैं, उनके अंदर एक अतिरिक्त कैपेसिटी होती है, वो भी काम आती है गांव के आदमी की।
उसका खान पान, उसका काम करने का तरीका, वो जो मतलब शरीर को जैसे मान लो एक्सरसाइज की, आम आदमी तो सारे गांव में तो सारी एक्सरसाइज के दूध बिलोन से लेकर खेत में जाने तक एक्सरसाइज ही होती है। तो वो एक अलग फर्क है। देहात का आदमी की जो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा सक्षम और मजबूत होता है। और यही कारण है कि गांव के आदमी को किसी को इस तरह के संक्रमण में आया भी तो वो जल्दी ठीक ठाक हो गए, वापस घर आ गए। चौथे लॉकडाउन में क्या होगा सर? चौथे लॉकडाउन में काफ़ी चेंज आ जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसके साथ साथ जीना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, लोकल और जो वीआईपी कल्चर है, सॉरी मतलब स्थानीय लेवल पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब मुझे ये लगता है कि अब जैसे ये कुछ कंडीशंस पे जैसे आवागमन भी शुरू कर सकते हैं, भाई आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, इतने आदमी जा सकते हैं, या भाई यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते हैं, मतलब कुछ न कुछ उसमें रियायत देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल पे ध्यान दीजिए, लोकल प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे बोला था कि जो खादी है, खादी को अपनाइए, तो उसमें खादी में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हुई, खादी को लोग अपनाने लगे। खादी की उन्होंने कहा एक ब्रांड बना दिया आप लोगों ने उसको, तो खादी एक ब्रांड बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो क्या ये जो लोकल का बात कही है, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों? देखो, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री की, मेरे को ये लगता है। मुझे ये लगता है कि हमारे अब अमेरिका के कारण चाइना से संबंध और ज़्यादा खराब होंगे, और हमारी मार्केट पे जो चाइना ने कब्जा कर रखा है किस्म का, उसका जो मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत है। अब हर चीज़ में चाइनीज माल है। अब मान लो रिलेशन खराब होते हैं तो हम किसी दूसरे पर निर्भर होने की बजाय हम ऐसी आदत डालें कि जो चीज़ें हमें बाहर से हम ले रहे हैं वो हम खुद तैयार कर लें या उसी से काम चला लें, वो जैसा भी हम बना पाते हैं। मतलब आत्मनिर्भरता का मतलब यही है, भाई हमें किसी दूसरे आदमी पे निर्भर ना होना रहना पड़े। मुझे ये लगता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। सीधे तौर पे न कह के ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं चाइना पे एक वार कर दिया है जो बिल्कुल एक अंधेरे में है, ठीक है, उसको पता नहीं लगेगा, और जब उसको पता लगेगा तो वो बिल्कुल टूट चुका होगा, और इसको एक साइलेंट तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं। बिल्कुल सही आपकी बात। लेकिन अभी देखो 4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया उन लोगों का, विदेशियों का, जिन्होंने अपने यूनिट्स, अपने कंपनी स्थापित कर रखी हैं चाइना में, कि भाई वो वहां से छोड़ना चाहते हो ना तो हम तैयार हैं। नहीं, ये फैक्ट है कि एक आंकड़े आए हैं कि 1000 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार को आग्रह किया, और उसमें से 300 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं इंडिया के अंदर 300। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक तौर पे चाइना को तोड़ने का जो काम किया है पूरे विश्व में भारत ने ही किया है, किसी और देश के ये काबू में नहीं आया, सिर्फ ये भारत के ही काबू में आया चाइना। देखो, तो इसमें आगे चल के भविष्य में देखा जाए तो क्या होगा? देखो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, उसकी 130 कब तो 140 करोड़ के आसपास हो गए होंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर हम पूरी दुनिया के छोटे छोटे देशों को इकट्ठा करें ना, हो सकता है 100 के आसपास ऐसे देश हों जिनकी आबादी इंडिया के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगी जी। अब जहां मार्केट होगी उस पर सबकी नज़र होगी। देखा जाए तो हमारे जो पुराने संबंध हैं और वो रसिया के साथ थे। आप अगर एग्रीकल्चर की बात करो ना, खेत में भी सारा सामान हमें रसियन नजर आता था, ट्रैक्टर से लेके, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहे कितने भी थे, ट्रैक्टर थे, DT14, DT28, ये जो है T25 बाइलार्स, ये सारे वहाँ से आते थे। आज हम वहाँ से उस तरह का हमारा रिलेशन नहीं रहा है। उसका बेसिक कारण क्या है कि हमें अमेरिका ने एक मार्केट मान लिया, और अमेरिका ने अपना माल सप्लाई करने, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको यहाँ एक किस्म से इस मार्केट में उसका इस्तेमाल करने के लिए रिलेशन बना लिए। तो ये इस बात को, जबकि हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता आज भी अपने आप को अमेरिका की बजाय रसिया के ज़्यादा करीब मानती है।
जी सर, कहीं ना कहीं मतलब बात ये फाइनल है कि जो लोकल के बात का है कि भी लोकल बनाओ, लोकल अपनाओ, तो कहीं ना कहीं ये जनता पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा और हमारे लघु उद्योग और उद्योगों में इस जो जनता है, हमारी भारतीय जनता है, ये ज़्यादा रुचि लेगी। देखो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा ना जी, हम ऐसा कर सकते हैं। अब कभी हम गेहूं बाहर से मंगाते थे, आत्मनिर्भरता की जरूरत महसूस की गई और फिर हमने उसको करके दिखाया, हमने सरप्लस अनाज भी पैदा करके दिखाया। तो इसी तरीके के अब अगर संसाधनों की बात करें, हिंदुस्तान जैसे विचित्र देश दुनिया में बहुत कम है, जहां एक ही टाइम पे आपको गर्मी का मौसम भी देखने को मिलेगा, सर्दी का मौसम भी देखने को मिलेगा। आपको वहां अगर भौगोलिक मतलब परिस्थितियों को भी देखें तो ऐसी पूरी दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जहाँ मतलब गर्मी देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे पास पर्याप्त हैं। जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है आर्थिक, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, अब इस जो पैकेजेज आते हैं ना, वो पैकेजेज लोगों तक किस रूप में पहुंच पाते हैं, कितने पहुंच पाते हैं, उस पर सर्विलेंस कितना, उसके ऊपर सरकार की नज़र कितनी है, नीयत कैसी है। अब देखा जाए ना जी, आम आदमी को इन ये जो सिस्टम होता है इसको समझने का मौका ही नहीं मिलता, वो समझ ही नहीं पाता, उसकी बिल्कुल परिस्थितियाँ ऐसी हैं। वो अगर बैंक में लोन लेने भी जाता है तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं क्योंकि कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी सुनवाई कम होगी, और जो सक्षम लोग हैं उनकी ज़्यादा होगी। सर, कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि भाई मैं 1 रुपया भेजता तो आम आदमी तक को पहुंचते पहुंचते 25 पैसे हो जाता है। हाँ, वो तो उस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। और 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंच जाती है तो मेरे हिसाब से भारत के आगे जो अर्थव्यवस्था है और भी आत्मनिर्भरता की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, कहीं ना कहीं बहुत ही इसका लाभ मिलेगा जनता को। 100% मिलेगा। लेकिन ना इसमें आप बात देख रहे हो, जो बीच में इसमें होते हैं ना मीडिएटर, बीच में जो होते हैं ना दलाल किस्म के लोग, बीच में जो लोग होते हैं ना, बीच में कमीशन बटोरने वाले इधर उधर से, वो लोग, उनको सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है। मतलब आप देखो, तो कहीं ना कहीं सरकार को सरकार को इसके ऊपर पूरी नजर रखनी पड़ेगी और एक साफ सुथरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर कोई आदमी ऐसा करता पाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से दंडित किया जाए, तब जाके दूसरे लोग ये महसूस करेंगे कि भाई यहाँ अगर हमने छेड़छाड़ करी, गलती की, तो फिर कोई खाना नहीं बचेगा। चलो, थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद आपका।